प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के लिए अध्याय नंबर 3 करने जा रहे हैं। समाजशास्त्र का अध्याय नंबर 3 जिसका शीर्षक है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, यानी कि सोशल इंस्टीट्यूट कंटिन्यूटी एंड चेंज। सबसे पहले तो सामाजिक संस्थाओं के बारे में ही हमें पता होना चाहिए कि सामाजिक संस्थाएं क्या हैं। कोई भी समाज है बिना संस्थाओं के चल नहीं सकता। वो अपने क्रियाकलापों को करने के लिए, उनको समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है। इसीलिए कोई भी समाज संस्थाओं के बिना नहीं चल सकता। सभी समाजों ने अपने क्रियाकलापों को ठीक ढंग से चलाने के लिए संस्थाओं का निर्माण किया है। समाज में अनेकों संस्थाएं हैं, जैसे सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं आदि। बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसके कारण समाज सुचारू रूप से चलता है या कार्य करता है। लेकिन हमारे अध्याय में सामाजिक संस्थाओं का वर्णन किया गया है। वो सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी जिसका हमने इस अध्याय में अध्ययन करना है, वो कौन सी हैं? जाति वर्ण व्यवस्था, दूसरा है परिवार और तीसरा है जनजाति। इन हमारे अध्याय में इन तीन संस्थाओं का वर्णन करना है। सबसे पहले हम जाति का वर्णन करेंगे। आदिकाल से ही समाज में ऊंच नीच का क्रम पाया जाता था, अर्थात ऊंच नीच का संस्करण पाया जाता था। वो वैदिक काल में वर्ण के आधार पर था। हमारे समाज में 4 वर्ण पाए जाते थे, यानी कि वैदिक काल में 4 वर्ण पाए जाते थे। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके आधार पर समाज में ऊंच नीच की भावना पाई जाती थी। लेकिन वो ऊंच नीच की भावना जरूर थी, लेकिन इतनी कठोर नहीं थी। जैसे ब्राह्मण को श्रेष्ठ स्थान दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि उसने ब्रह्मा के मुख से जन्म लिया था। क्षत्रिय ने बाजुओं से जन्म लिया, इसलिए उसे दूसरा स्थान दिया गया। वैश्य ब्रह्मा की जांघों से पैदा हुआ, उसे तीसरा स्थान दिया गया। और शूद्र ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुआ, इसलिए उसे निम्न स्थान दिया गया था। इसी आधार पर, इसी क्रम से समाज में ऊंच नीच की भावना पाई जाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते समाज जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति में कन्वर्ट हो गई, अर्थात जाति में बदल गई और जाति के आधार पर ऊंच नीच की भावना पाई जाने लगी। इसलिए सबसे पहले हमें जाति के बारे में जानना होगा कि जाति है क्या। जाति शब्द जो है वो कास्ट का हिंदी अनुवाद है। जाति शब्द क्या है? अंग्रेजी का जो शब्द है कास्ट, उसका क्या है? हिंदी अनुवाद है। कास्ट शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? जो पुर्तगाली भाषा थी उसका जो शब्द था कास्टा, उससे इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ था मत विभेद या फिर उसको जाति कहा जाता था। तो कास्ट शब्द कहाँ से आया? पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से आया, जिसका अर्थ था मत विभेद या जाति। तो जाति शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले सन 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटे नामक विद्वान ने इसका पता लगाया था। यानी कि जाति शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी उसका सबसे पहले पता किसने लगाया? ग्रेसिया डी ओरेटा ने सन 1665 में। अब आती है बात कि जाति किसे कहते हैं और जाति की क्या परिभाषा है। तो मजूमदार एवं मैदान के अनुसार यदि हम परिभाषा की बात करें तो मजूमदार एवं मैदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। ये परिभाषा मजूमदार ने दी। जाति एक बंद वर्ग क्यों है? क्योंकि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है आजीवन उसी का सदस्य रहता है। उस व्यक्ति में कितनी योग्यता अक्षमता क्यों ना आ जाए, वो कितना ही शिक्षित क्यों ना हो जाए, वो कितना ही धनी क्यों ना हो जाए, वो कितने ही ऊंचे पद पर क्यों ना चला जाए, लेकिन वो अपनी जाति को नहीं बदल सकता। इसलिए जाति क्या है? एक बंद वर्ग है, मजूमदार ने कहा। कूले के अनुसार जाति की क्या परिभाषा है? जब एक व्यक्ति पूर्णतः आनुवांशिकता के पर आधारित हो उसे हम जाति कहेंगे। तो इस प्रकार ये जाति की परिभाषा हुई। अब हमारा इस टॉपिक में आएगा कि जाति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और उपनिवेशक काल के दौरान या ब्रिटिश शासन काल के दौरान जाति प्रथा में क्या क्या परिवर्तन हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम करेंगे जाति प्रथा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है कि जाति प्रथा जो है
समाज को खंडात्मक विभाजन करती। जाति प्रथा क्या करती है? समाज का खंडात्मक विभाजन करती है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जाति प्रथा ने भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित किया है। प्रत्येक खंड के अलग अलग कार्य और पद पाए जाते हैं और उनके अनुसार ही वो निर्वहन करते हैं, उनके कार्य करते हैं। और प्रत्येक जाति का सदस्य अपनी जाति के बारे में ज़्यादा सोचता है, पूरे समुदाय के बारे में या पूरे समाज के बारे में नहीं सोचता, जिसके परिणाम स्वरूप अलग अलग खंडों में समाज को जाति ने बांट दिया है। तो अपने समुदाय के प्रति ही उसकी श्रद्धा ज़्यादा होती है, पूरे समाज या समुदाय के प्रति श्रद्धा नहीं होती, जिसके कारण जाति प्रथा ने भारतीय समाज को खंडों में विभाजित किया है। उसके बाद आता है जाति व्यवस्था में संस्तरण पाया जाता है। संस्तरण का मतलब क्या होता है? ऊंच नीच का क्रम। ठीक है, जैसे पहले मैंने बताया था कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी, वर्णों के आधार पर संस्तरण पाया जाता था, वर्णों के आधार पर ऊंच नीच का क्रम पाया जाता था। ब्राह्मण को ऊंचा दर्जा दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, इसलिए उसे ऊंचा स्थान दिया गया। यदि यह क्रम से देखा जाए तो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय बाजुओं से, वैश्य जांघ से और शूद्र पैरों से। तो नीचे से ऊपर का क्रम या ऊपर से नीचे का क्रम हम इस प्रकार देख सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, या नीचे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। इस प्रकार समाज में ऊंच नीच की भावना इन क्रम से ही पाई जाती थी। लेकिन कुछ समय पश्चात यानी कि उत्तर वैदिक काल में जहां वर्ण व्यवस्था थी उसके स्थान पर जाति व्यवस्था आ गई, और जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज में ऊंच नीच की भावना आज भी पाई जाती है, अर्थात आज भी विद्यमान है। तो इस प्रकार जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज में संस्तरण पाया जाता है, अर्थात ऊंच नीच का क्रम पाया जाता है। उसके पश्चात आता है कि जाति प्रथा में भोजन और सामाजिक सेवा संबंधी प्रतिबंध पाए जाते थे। यानी कि किस जाति को किसके घर पर खाना खाना है और कहाँ बैठकर खाना खाना है, इस प्रकार के प्रतिबंध जाति प्रथा में पाए जाते थे। जैसे बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं जिसके हाथ का पका हुआ भोजन या कच्चा या पक्का भोजन या फलाहार नहीं खा सकते, लेकिन उच्च जाति के हाथ का पका हुआ भोजन सभी जातियां करती थी। अर्थात कहने का अभिप्राय, ब्राह्मण के हाथ का पका हुआ भोजन सभी जातियां कर सकती हैं, लेकिन शूद्र वर्ण के जो लोग हैं या निम्न जाति के जो लोग हैं उनके हाथ का पका हुआ भोजन कोई जाति नहीं करती थी, या फिर उनके घर पर जाकर कोई भी उच्च जाति का व्यक्ति भोजन नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार के प्रतिबंध जाति प्रथा में भोजन और सामाजिक सेवा संबंधी प्रतिबंध भी पाए जाते थे। उसके आगे है जाति व्यवस्था में परंपरागत व्यवसाय पाए जाते थे। यानी कि प्रत्येक जाति का एक परंपरागत पेशा पाया जाता था, व्यवसाय पाया जाता था, जिसके अनुसार उस व्यवसाय के अनुसार भी भारतीय समाज में जाति का ऊंच नीच का क्रम पाया जाता था। कुछ व्यवसाय ऐसे जो निम्न क्रम के माने जाते हैं, नीच माने जाते हैं, उनका क्रम जो जाति व्यवस्था में निम्न पाया जाता था, और कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो ऊंचे माने जाते हैं, तो उस व्यवसाय के आधार पर भी क्रम जो है ऊंचा माना जाता था। इस प्रकार प्रत्येक जाति का अपना एक व्यवसाय होता था। जैसे किसी ने कुम्हार के घर जन्म लिया तो उसका कार्य था बर्तन बनाना, चमार के घर जन्म लिया उसका कार्य जूते बनाना, इस प्रकार धोबी के घर जन्म लिया उसका कार्य वस्त्रों को साफ करना। तो इस प्रकार के प्रत्येक जाति के व्यवसाय निश्चित होते थे और उन व्यवसायों के आधार पर ही वो कार्य करते थे, और समाज में उन व्यवसायों के आधार पर ही उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी होती थी। यदि निम्न व्यवसाय है तो नीची स्थिति है, और उच्च व्यवसाय तो ऊंची प्रतिष्ठा है या ऊंची स्थिति पाई जाती है। इस प्रकार जाति प्रथा में परंपरागत जो व्यवसाय थे उनके आधार पर भी ऊंच नीच का क्रम पाया जाता था। उसके बाद आता है कि जाति व्यवस्था में विवाह संबंधी प्रतिबंध पाए जाते थे। विवाह संबंधी प्रतिबंध से अभिप्राय क्या है? प्रत्येक जाति का सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करता था। यदि वो अपनी जाति से बाहर विवाह करता था तो उसे जातीय पंचायत जो होती थी उसे दंडित करती थी या उसका बहिष्कार कर देती थी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जाति प्रथा में या जाति व्यवस्था में विवाह संबंधी प्रतिबंध भी पाए जाते हैं। उसके बाद आता है जाति जन्म पर आधारित है। हमने परिभाषा में भी पढ़ा था, मजूमदार और मैदान ने कहा था जाति एक बंद वर्ग है। क्यों वर्ग है? क्योंकि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है आजीवन उसी का सदस्य रहता है। उसमें उस व्यक्ति में कितनी योग्यता अक्षमता क्यों ना जाए,
वो कितने ऊंचे पद पर क्यों ना चला जाए, वो अपनी जाति को फिर भी नहीं बदल सकता। इसलिए क्या है, जाति जो है जन्म पर आधारित है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है आजीवन उसी का ही सदस्य रहता है। तो प्यारे बच्चों, उसे आगे आता है कि जाति प्रथा में सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं भी पाई जाती हैं। सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताओं से क्या अभिप्राय है कि जो निम्न जाति का व्यक्ति है या शूद्र वर्ण का जो व्यक्ति है तो वो सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकता था, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या विद्यालय, इस प्रकार जो भी सार्वजनिक स्थल होते थे उन पर निम्न जाति का व्यक्ति नहीं जा सकता था। यदि हम और पीछे चले जाएं आदिकाल में, उत्तरवैदिक काल में, तो जो निम्न जाति के व्यक्ति होते थे सूर्यास्त होने के पश्चात ही घर से बाहर निकलते थे और उनके हाथ में काठ का गुटका होता था, वह इस प्रकार से बजाते हुए चलते थे यदि कोई स्वर्ण व्यक्ति आगे से आ रहा है तो उनकी परछाई मात्र से दूर हो जाए। यदि उसकी परछाई किसी स्वर्ण व्यक्ति पर पड़ जाती थी, उस जाति के व्यक्ति पर पड़ जाती थी, तो उसे अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। तो कहने का अभिप्राय है कि धार्मिक नियोग्यताएं बहुत पाई जाती थी जाति के आधार पर। उसके पश्चात आता है जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति का अपना एक राजनैतिक संगठन होता है। राजनैतिक संगठन का अभिप्राय क्या है कि प्रत्येक जाति की अपनी एक जातीय पंचायत होती थी, अब भी है। प्रत्येक जाति की अपनी एक जातीय पंचायत है जो अपने जाति के सदस्यों के लिए नियमों को निर्धारित करती है, संस्कृति निर्धारित करती है। यदि कोई जाति का सदस्य उन नियमों का उल्लंघन करता है तो जातीय पंचायत जो है उसे दंडित करती है या उसका बहिष्कार कर देती है। तो इस प्रकार हमारे जाति की ये 7 या 8 विशेषताएं हैं जो हमारी जाति प्रथा में पाई जाती हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है कि उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि उपनिवेशवाद है क्या, उपनिवेश क्या है। जब कोई शक्तिशाली देश किसी निर्बल देश पर अपना कब्जा कर लेता है, अर्थात उसके प्राकृतिक संसाधनों पर अपना कब्जा कर लेता है, अधिकार कर लेता है, आधिपत्य स्थापित कर लेता है, तो वो उस देश का उपनिवेशक है। जैसे भारत का उपनिवेशक कौन है? अंग्रेजों का शासन था, यानी कि इंग्लैंड। इंग्लैंड भारत का क्या था? उपनिवेशक था। भारत में जब उपनिवेशक था यानी कि ब्रिटेन का शासन था, तो जाति प्रथा में क्या क्या परिवर्तन हुए? पहला परिवर्तन क्या हुआ? पश्चिमी शिक्षा के कारण आए परिवर्तन। पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी देशों के प्रभाव के कारण हमारे देश में जो शिक्षा पर प्रभाव पड़ा उसे क्या कहेंगे? पश्चिमी शिक्षा के कारण आया परिवर्तन। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में जो था वो धार्मिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया जाता था और उसका प्रचलन था। केवल उस समय पर क्या था? अंग्रेजों के आने से पहले क्या था कि ब्राह्मणों को ही शिक्षा का अधिकार था, प्राप्त करने का अधिकार था, और शेष जातियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। अर्थात ब्राह्मण के सिवा कोई अन्य जाति शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन भारत में स्थापित हुआ और भारत में धर्मनिरपेक्ष और सार्वभौमिक शिक्षा को प्रारंभ किया, पश्चिमी शिक्षा ने भारतीयों को संकीर्णता की भावना से मुक्ति दिलाई। संकीर्णता की भावना यानी कि हीन भावना, जाति प्रथा के आधार पर जो संकीर्णता की भावना पाई जाती थी, जो भेदभाव की भावना पाई जाती थी, पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव के कारण वो धीरे धीरे कम होती चली गई। उसके बाद आता है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। ब्रिटिश शासन जब यहाँ पर स्थापित हुआ, अंग्रेजों का शासन जब यहाँ भारत में स्थापित हुआ, तो नए उद्योग धंधे स्थापित हुए, और जहाँ नए उद्योग धंधे स्थापित हुए वहाँ पर सभी जातियों के लोग मिलजुल कर कार्य करते थे और जाति प्रथा के जो कठोर नियम पाए जाते थे वो लचीले होते चले गए। और साथ साथ में नगरीकरण का भी विकास हुआ। जहाँ पर उद्योग धंधे विकसित हुए वहाँ पर नगरों का धीरे धीरे विकास होना प्रारंभ हो गया और नगरों में सभी जातियों के लोग जो हैं मिलकर एक साथ रहने लगे, जिससे जाति प्रथा के जो कठोर नियम थे वो और भी लचीले होते चले गए। अर्थात ऊंच नीच का जो क्रम पाया जाता था वो धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। उसके बाद आता जजमानी प्रथा समाप्त हुई। जब ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ तो जजमानी प्रथा को भी धक्का लगा, अर्थात जजमानी प्रथा भी टूटना प्रारंभ हो गई। क्यों? जजमानी प्रथा क्या होती है? जब भारत में क्या था?
जाति के आधार पर परंपरागत पेशे या व्यवसाय पाए जाते थे। उन परंपरागत पेशे या व्यवसाय के आधार पर एक जाति का व्यक्ति अपने पेशे के अनुसार दूसरे जाति के व्यक्ति की सेवा करता था। जो सेवा करता था वो परिजन कहलाता था और जो सेवा लेता था वो जजमान कहलाता था। तो ब्रिटिश शासन जब स्थापित हुआ उस दौरान नए उद्योग धंधे स्थापित हुए और नए उद्योग धंधे स्थापित होने के परिणाम स्वरूप नए व्यवसायों की स्थापना हुई। अर्थात जो परंपरागत पेशे थे उनको धक्का लगा, नए व्यवसाय प्रारंभ हो गए और जजमानी प्रथा टूट गई, अर्थात जजमानी प्रथा समाप्त हो गई और लोग अपनी जातीय व्यवसाय के स्थान पर अन्य व्यवसायों का करने लगे, अर्थात अन्य व्यवसायों को चुनाव करना भी प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार ब्रिटिश शासन व्यवस्था में जजमानी प्रथा को भी बहुत गहरा धक्का लगा। उसके बाद जो समाज सुधार हुए, पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव के कारण जब भारतीय लोगों में शिक्षा का प्रभाव बढ़ा, पढ़े लिखे जो लोग हो गए, तो उन्होंने भारत में जो जाति प्रथा पाई जाती थी, जो कठोर नियम पाए जाते थे, उनको समाप्त करने के लिए, समाज में सुधार करने के लिए अनेकों आंदोलन किए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, समाज में सुधार हुआ। उसके पश्चात आता है स्वतंत्रता आंदोलन। ब्रिटिश शासन जब यहाँ पर स्थापित था और लोगों का बहुत ज़्यादा ब्रिटिश शासन के द्वारा शोषण किया जाने लगा, तो भारत के जो लोग थे वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खड़े हुए, अर्थात देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। और उस आंदोलन में जो क्रांतिकारी थे, जो राजनेता थे या जो समाज सुधारक थे, उन्होंने जातीय भेदभाव को दूर करके इन आंदोलनों में भाग लेने के लिए आह्वान किया। तो इस प्रकार उपनिवेशवाद के कारण जाति प्रथा या जाति व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन हुए। इसी प्रकार यातायात और संचार के साधनों के द्वारा भी क्या हुआ, समाज में परिवर्तन हुआ। ब्रिटिश शासन स्थापित होने के पश्चात औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया के पश्चात देश में यातायात और संचार के साधनों का भी विकास हुआ और उन संचार के साधनों और यातायात के साधनों के द्वारा भी जाति प्रथा के नियम ढीले हुए। तो इस प्रकार ये हमारे उपनिवेशवाद के कारण जाति प्रथा में अनेकों परिवर्तन आए। हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।